वेलकम बैक। नियो पाकिस्तान की अफ्तार ट्रांसमिशन में रमज़ान स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं और रमज़ान स्पेशल नाज़रीन ट्रांसमिशन है और इस वक्त भी आई एम श्योर घरों में अफ्तार की जो तैयारियां हैं वो सिलसिला शुरू हो चुका होगा। ख़वातीन किचन में जा रही होंगी और इसी तरह हमारे सेट पर भी अनवार से बहुत सारी खुशबुएं किचन में रौनक है इस वक्त। किचन में रौनक है इस वक्त। तैयारियां इस वक्त जारी हैं। शेफ अनम मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि आज वो क्या बना रही हैं। अस्सलाम वालेकुम पहले आप दोनों को। और आज जी हम बनाने जा रहे हैं स्मोकी तंदूरी चिकन कीमा और उसको मैं बनाऊंगी आज अपने डालडा कुकिंग ऑयल में। अच्छा, एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो आप इसमें डालडा ऑयल भी ऐड कर सकते हैं और डालडा घी भी ऐड कर सकते हैं, दोनों से ही बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। तो मैं साथ साथ स्टार्ट भी कर लेती हूँ और आपके साथ इसकी एक क्विक रेसिपी भी शेयर कर लूँ। जी जी बिल्कुल। अच्छा, इसके अंदर तकरीबन हम 1 कप के करीब जो है डालडा कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे और साथ में मैं इसके अंदर ऐड करूंगी 1 अनियन जो है मैंने स्लाइस किया हुआ है। उसके बाद मैं उसको अच्छी तरीके से फ्राई करूंगी। जब वो गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। साथ ही जो है मैं इसमें चिकन का कीमा ऐड कर दूंगी। अच्छा, मीट की जो चॉइस है वो आपकी अपनी पर्सनल है, आप चाहे तो मटन बीफ आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद उसकी अच्छी तरीके से भुनाई करेंगे। भुनाई करने के बाद इसके अंदर जो मसाला जात जाएंगे वो है नमक, कुटी हुई लाल मिर्चें, जो रेगुलर लाल मिर्च पाउडर होता है वो जाएगा इसके अंदर। थोड़ा सा हम इसमें ज़ीरा ऐड करेंगे, हल्दी पाउडर जाएगा इसके अंदर। डालने के बाद अच्छी तरीके से उसको मिक्स करेंगे और 2 से 3 टमाटर हैं वो मैंने रखे हुए हैं, उसको स्लाइस करके वो हम इसमें ऐड करेंगे। थोड़ा पानी डालेंगे और अपने कीमे को भुनने के लिए अच्छी तरीके से छोड़ देंगे। दूसरी साइड पे क्या करेंगे कि कोयले का रख लेंगे ताकि उसका स्मोक दे सके। लास्ट में जब हम इसमें अदरक, हरी मिर्ची और हरा धनिया ऐड करेंगे तो उसको साथ में जो है कोयले का स्मोक भी लगा। जबरदस्त। और अनम आपके साथ हम देख रहे हैं कि आज हेल्प करने के लिए निम्रा भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम निम्रा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? आज क्या किचन में आपने अनम की हेल्प की है? और सुपीरियर कुलिनरी स्कूल से आई हैं स्टूडेंट, कल भी हमारे साथ शो में थे और डेली बेसिस पर हमारे साथ न्यू स्टूडेंट्स ज्वाइन करते रहेंगे। मैं मैम के साथ वेजिटेबल्स की कटिंग की है और अब उनकी गार्निशिंग रेडी कर रही हूँ। चलें ठीक है, आप लोग रेडी करें तो फिर ये कि निम्रा से हम बाद में भी बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि जो सुपीरियर कुलिनरी स्कूल है उनका एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है, उनका जो ये 4 साल की डिग्री है वो उनके लिए कितनी हेल्पफुल होगी। मैच की तरफ आते हैं। जो कल मैच हुआ है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, बहुत सारे मैचेस हुए हैं नबीहा, लेकिन जो कल का मैच था पहली बार ऐसा हुआ है कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को शिकस्त दी है, क्योंकि पहले भी बहुत बार ऐसा हुआ। क्यों दी है शिकस्त, ये सवाल है आज का, बात करनी है। और लेकिन अच्छा, पहले भी काफी दफा हुआ कि बहुत क्लोज मैच जाता था। अच्छा, हम फिर वही तो नहीं कर रहे। वो जो एक हमेशा वो जो एक कहते हैं ना कि पाकिस्तानी जो माइंडसेट है कि टिपिकल हार गए तो हमने तनकीद शुरू। अगर यही टीम अनवार आज जीत जाती तो हम कहते वाह क्या कमाल हो गया, न्यू टैलेंट हट। लेकिन किस्मत ने साथ। लेकिन देखना है कि हमारे एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं थे तो जिनको मौका दिया गया उन्होंने उसको किस तरह से अवेल किया, हम तो उस पर बात करेंगे। तो स्पोर्ट्स एनालिस्ट इमरान मानी हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है। इमरान, फाइनली जो ख्वाब था अफगानिस्तान का उनके शायकीन का वो पूरा हो गया, जिसका वो शिद्दत से इंतजार करते थे। जब हार जाते थे स्टेडियम के क्या हालात वो करते थे सबने देखा। चले कुछ तसल्ली शायद अब उन्हें भी हो गई होगी। बिल्कुल उन्हें तसल्ली हो गई और हमारा दिल टूट गया। बिल्कुल बात यह है कि देखें जो खदशात पाए जा रहे थे वही हुआ। हमने चंद दिन पहले भी शायद ये बात हुई थी, आपके साथ ये बात शेयर की थी कि देखें आप डिसीजंस तो लेने जा रहे हैं लेकिन आप एक साथ इतने सारे आप चेंजेस कर रहे हैं कि ऐसा ना हो कि उल्टा पड़ जाए आपको। और वही कल हमने देखा कि देखें कप्तान नया था, कोच नया था, खिलाड़ी नए थे, सारी चीजें तो नई थी क्या। और मतलब 4 प्लेयर आपने डेब्यू कराए, 3 पिच भी नहीं थी, पिंडी की पिच नहीं थी, क्योंकि मीम्स हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, वो कह रहे हैं कि पिंडी की पिच भी ले जाते। हाँ बिल्कुल, आप पिंडी जाहिर है पिंडी तो फिर हमारे लिए मेजर फॉल्ट आप क्या देखते हैं? कप्तानी का चेंज होना पहली चीज देखें। आप एक साथ देखें, जब भी एक चीज को ब्लेम नहीं कर सकते। चेंजेस जो होती हैं वो ग्रेजुअली होती हैं, एक साथ इतनी चेंजेस नहीं होती। कि आपका कप्तान नया था, 4 नए प्लेयर्स आपने खिलाए, 3 प्लेयर्स का कमबैक था, यानी 7 प्लेयर्स समझ लें कि नए आप कह सकते हैं कि जैसे अब 3 प्लेयर्स थे वो भी यानी कि उनका कमबैक हुआ था, एक अरसे के बाद खेल रहे थे। आजम की बात करें या फहीम की बात करें तो कहने का मतलब है जब आप इतनी सारी चेंजेस, फिर उसके बाद अगर आप आते हैं मैच, ठीक है चेंजेस हो गई, इसके बाद आप आते हैं स्ट्रेटेजी के ऊपर। ये समझ से बाहर है कि इस विकेट के ऊपर जो विकेट का बिहेवियर था, क्या आपने विकेट रीड नहीं की थी? ऐसा लग रहा है कि विकेट रीड नहीं की, दैट्स व्हाई आपने जो है पहले बैटिंग को चूज किया। वरना यहाँ पर मेरा ख्याल है कि ये डिसीजन आपका गलत हो गया। क्योंकि देखिए जब आप टारगेट चेस करने जा रहे होते हैं, आपके सामने एक टारगेट होता है, आपको एक आइडिया होता है, आपका माइंडसेट वही होता है। जिस तरह अफगानिस्तान भी शुरू में फंस रहा था, लेकिन ठीक है कि कितना बड़ा टारगेट नहीं था, वो निकल गए वहां से। कहने का मतलब है कि यहाँ पे पाकिस्तान ने फिर एक बड़ा ब्लंडर ये किया
जो पहले बैटिंग की, उसके बाद फिर आपके जो एग्जीक्यूशन थी उसमें हमें फॉल्ट्स नजर आए, खासतौर पे फील्डिंग के ऊपर आपने कैचेस ड्रॉप किए और बाज आसान आपने जो है चांसेस मिस किए, ये भी बहुत सारे फॉल्ट थे। तो ये सारी कप्तानी को ओवरऑल आप ऐसे कैसे देख रहे हैं? कप्तानी का देखिए सबसे पहला तो पीएसएल में तो हमने देखा शादाब को बहुत सबसे पहला तो किया गया, बहुत अच्छे कप्तान भी रहे, बिल्कुल, लेकिन खासकर अभी जो पहला मैच देखिए सबसे पहला ब्लंडर तो यही नजर आया कि आप जो है टॉस जीत के आप जो है आपने बैटिंग ये डिसीजन आपका गलत हो गया। उसके बाद फिर फहीम अशरफ को आपने बॉलिंग में उस तरह यूटिलाइज नहीं किया, ये एक चीज, मतलब बहुत सारे फ्लॉज नजर आए कल। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे पाकिस्तानी टीम बेशक आपके नए प्लेयर्स खेल रहे थे या आप चेंजेस के साथ खेल रहे थे, लेकिन वेल प्रिपेयर्ड नहीं लग रहे थे। ऐसा नहीं लग रहा था कि आपने प्रिपरेशन की है। कि आप देखें, आप जो आपके बैट्समैनों की भी अगर हम बात करते हैं, उनको आप देखें कि बाज आपके जो है सॉफ्ट डिसमिसल्स हैं कि आप रोकने जा रहे हैं और आप कैच दे रहे हैं। 2-3 प्लेयर्स आपके इस तरह आउट में कि मतलब उनसे रोका भी नहीं जा रहा था। तो ये सारी चीजें थी कि मतलब ऐसा नहीं लगा कि ना तो आपने विकेट रीड की, ना आपने कोई स्ट्रेटेजी बनाई। मैं आपका अगर इसका वन लाइनर हम लेंगे तो ये कि आपका होमवर्क नहीं था। ठीक है, तो पहले भी हमने देखा मानी मैचेस होते रहे हैं, अफगानिस्तान की टीम बड़ी तगड़ी टीम है, उसको अंडर एस्टिमेट आप नहीं कर सकते। नए प्लेयर्स खिलाना ठीक है, उनको चांस देना भी जरूरी है। और आप वाली बात है कि 4 नए प्लेयर्स अगर आप लेकर जा रहे हैं तो कुछ पुराने प्लेयर्स को, सीनियर्स को साथ जरूर रखना चाहिए। अगर बाबर नहीं थे तो रिजवान होते या शाहीन वहां पर होते तो शायद हालात मुख्तलिफ होते, रिजल्ट्स मुख्तलिफ होते। पहले भी हमने देखा कि जब मैचेस होते थे एंड पर जाकर पाकिस्तानी टीम किसी ना किसी तरह जीत जाती थी, ये जरूर हो जाता था, लेकिन वो कल नहीं हो वही हमेशा हालात एक से नहीं होते। आप पहले ठीक है जैसे तैसे आप जीत जाते थे या जो भी आप आखिर तक लेके जाते थे, कोई ना कोई टीम में ऐसा प्लेयर होता है जो एंकर का रोल प्ले करता है, ठीक है। अब कल आपने एक और चीज यहाँ पे जिक्र करूं कि ठीक है चलें आपने जो चेंजेस की सो की, लेकिन जो एक्सपीरियंस प्लेयर आपके पास अवेलेबल थे आप उनमें से शान मसूद को नहीं खिलाया। हालांकि ये जिस तरह की विकेट थी, शान मसूद भी एक एंकर का रोल प्ले करते हैं, ठीक है वो ऊपर खेलते हैं, लेकिन आमतौर पे हमने देखा कि वो थोड़ा सा रुक कर खेलते हैं। ये जो विकेट थी ये इस तरह के बिहेवियर की विकेट थी कि यहाँ पर कोई प्लेयर ऐसा होता है कि जो स्ट्राइक रोटेट करता, उसके लिए आपके पास या तो शान मसूद थे या आपके पास इफ्तिखार अहमद मौजूद थे, दोनों बाहर। अच्छा मानिए जिस तरह से आप कह रहे हैं कि स्ट्रेटजी बेहतर हो सकती थी, होमवर्क उस तरीके से नहीं था, प्रेप्स वैसे नहीं की थी, लेकिन हमने देखा कि पीएसएल अभी रिसेंटली खत्म हुआ है, उसमें जिन खिलाड़ियों की शानदार परफॉर्मेंस रही उनको मौका दिया गया अफगानिस्तान के साथ अभी खेलने। लेकिन आप समझते हैं कि प्रेशर होना या अंडर प्रेशर होना भी एक वन ऑफ द मेजर रीजन हो सकता है? एग्जैक्टली देखें, पहले तो मैं एक चीज यहाँ ये भी क्लियर कर दूं कि खुदा न खास्ता जो नए प्लेयर्स हैं उनको अंडर एस्टिमेट करना या उनकी हौसला शिकनी मकसूद नहीं है, बिल्कुल उनको हमें सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। अगर आज नहीं कल को इंशाल्लाह वो हमारे हीरोज होंगे, उनको हमें बैक करना चाहिए। प्रॉब्लम ये है, देखें डिसीजन आप किस टाइम पे ले रहे हैं, किस तरह ले रहे हैं डिसीजन, आपने मतलब डिसीजंस की टाइमिंग गलत होगी कि एक साथ आप सबको ले आए। दूसरी बात जिस तरह आप कह रही है एग्जैक्टली कि जब आपके पास सीनियर्स होते हैं तो उनके शेल्टर में आ जाते हैं, उनके शेल्टर में जिस तरह मैं एग्जांपल देता हूं, अजहर अली की एग्जांपल देता हूं, गोके वो बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर थे, लेकिन आप याद करें कि जब मिसबा और यूनुस का टाइम खत्म हुआ उसके बाद अजहर अली और असद शफीक दोनों फारिग हो गए कि मतलब वो पहले क्या होता था, मिसबा यूनुस के शेल्टर में होते थे तो वो परफॉर्म करते थे, वो चले गए, उसके बाद जब उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वही बात कि कल जिस तरह एक यंगस्टर से उनके ऊपर आपने यानी सारा बोझ उनके ऊपर डाल दिया, चाहे वो साइम अयूब की बात करें या दीगर की बात करें, तो वो जाहिर है ऑटोमेटिकली आपके ऊपर प्रेशर आना था। तो बिल्कुल आपका ये क्वेश्चन वैलिड है कि एक प्रेशर ये भी एक फैक्टर था कि जब आपके पास सीनियर प्लेयर्स नहीं थे, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ जाती है, आप अपना डेब्यू कर रहे हैं या इतने ज्यादा मैचेस आपने नहीं खेले तो आपके ऊपर ऑटोमेटिकली आपके ऊपर प्रेशर। इंटरनेशनल क्रिकेट और पीएसएल या कोई भी लीग क्रिकेट, ये तमाम इनमें बहुत फर्क होता है, चाहे आपका अपोनेंट कोई भी हो। इंटरनेशनल क्रिकेट बहरहाल इंटरनेशनल क्रिकेट है, उसके एक अपना। मानिए अब ऐसी कौन सी गलतियां आप समझते हैं कि अब जो कमिंग मैच है, नेक्स्ट मैच है, उसमें क्या ऐसा किया जाए, हिकमत अमली को तब्दील किया जाए कि ये वाला इस तरीके से मतलब हार ना हो? देखें, आपको अपना कॉम्बिनेशन थोड़ा सा बेहतर करना पड़ेगा। कॉम्बिनेशन आपका इसी तरह बेहतर हो सकता है कि आपको सबसे पहले आपको विकेट का बिहेवियर पता हो। अब जो विकेट थी इस पे बेहतर था कि आप मोहम्मद नवाज को भी खिला, फहीम अशरफ को जब आपने उस तरह यूटिलाइज नहीं करना तो बेहतर आप एक मोहम्मद नवाज को खिलाते। एक तो वो इनफॉर्म भी है पहले, और दूसरा क्या कि एक स्पिनर आपके पास मजीद, ये विकेट जिस तरह की शारजा की है इसमें अगर आप एक और स्पिनर खिला देते तो कोई ऐसा वो नहीं, आप मतलब यहाँ पर बेहतर होता कि आप उनको
अगले मैचेस में आप ये कर सकते हैं। फिर बेहतर है कि आप शान मसूद को और इफ्तिखार को यहाँ पर ट्राई करें, एटलीस्ट शान को आप जरूर ट्राई करें ऊपर के नंबर पे। अब्दुल्ला शफीक को हम मुसलसल मौका दे रहे हैं, 3 उनके मतलब वो हो चुके हैं विदाउट स्कोर, 3 मैचेस में कंसेक्यूटिव वो आउट हो चुके हैं, हैट्रिक हो चुकी है मतलब 0 की। तो बेहतर है कि अब आप उनकी जगह शान को चांस। कैप्टनसी है शादाब की, उसको किस तरह से रेट कर रहे हैं, वो कैसी लगी आपको? देखिए शादाब को जिस तरह पीएसएल में तो उनकी कप्तानी हमें बेहतर नजर आ रही, लेकिन कल जैसे हमने देखा कि फ्लॉज नजर आए। एक तो बॉलिंग की चेंजेस में हमें उनके खामियां नजर आई, फिर जो पहला डिसीजन था वो आपको उसमें एक खामी नजर आई। तो इसी तरह और 1-2 जगहों पे बैटिंग का जो बैटिंग ऑर्डर में 1-2 जगह पे थोड़ा सा आप शफल कर सकते थे, वो चीज हमें नजर नहीं है। तो शादाब को मेरा ख्याल है कि इन चीजों पे थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज के दिन ही पाकिस्तान वर्ल्ड कप भी जीता था 92 में, उस पर कोई कमेंट अगर आप करना चाहें। वो तो खैर मतलब हिस्टोरिकल है और उसको आप मतलब भूल नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने वो टाइम देखा है, मैंने खुद वो मैच मतलब देखा था, तो उसको आप कभी भी नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट का मतलब एक बहुत बड़ा एक तारीखी दिन है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी और इमरान खान के लिए भी। बिल्कुल, इमरान खान के लिए भी, व्हाटएवर जो भी उनके सियासत या वो एक तरफ है, हम इस वक्त क्रिकेट की बात करें तो उसको मतलब आप किसी सूरत भी आप भूल नहीं सकते कि मतलब उसका मैच का एक एक लम्हा यानी शुरू से लेकर आखिर तक वो अभी भी आप याद करते हैं तो आप उसी उसमें खो जाते हैं कि मतलब वो मतलब पाकिस्तान क्रिकेट का एसेट है बहुत बड़ा। लेकिन यही है कि हम उसको याद तो करते हैं, अब वो सिर्फ हमारी यादों में तो है, लेकिन काश कि वो उसको हकीकत में हम दोबारा उसको रिपीट करें और दोबारा हमारे सामने। बहुत जबरदस्त इमरान मानी जनाब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे और मैच से मुतालिक एनालिसिस शेयर कर रहे थे। होपफुली कि पाकिस्तान टीम की जो स्ट्रैटेजी है वो नेक्स्ट मैच में बहुत बेहतर हो। अनम की तरफ एक बार फिर से आते हैं, किचन में देखते हैं अनम क्यों आप हमारा मतलब ठीक है लेकिन बहुत जबरदस्त शानदार खुशबू आ रही है, क्या क्या अब आपने इस वक्त मिर्ची में डाला है? मैं इस वक्त जो है बेसिकली कीमे की जो है बुनाई की तरफ काम कर रही हूँ और मैंने इसमें सारे जो मसाला जाते हैं वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। बस मैं वेट कर रही हूँ कि इसकी अच्छी तरीके से बुनाई हो जाए तो फिर मैं इसमें टमाटर ऐड करूँगी। तो इसके साथ एक ड्रिंक भी है, अगर आप कहें तो मैं ड्रिंक की रेसिपी शेयर कर दूँ। ड्रिंक की रेसिपी शेयर करते हैं लेकिन अनवार निम्रा से भी मेरे ख्याल से गुफ्तगू थोड़ी सी बिल्कुल निम्रा से हम पूछेंगे क्योंकि डेली अब हम डिस्कस कर रहे हैं सुपीरियर के स्कूल को, इस डिग्री को। निम्रा कितना ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है स्टूडेंट्स को? पहले क्योंकि डिग्री नहीं होती थी इस फील्ड में, शेफ बस उनको खाना बनाना आना चाहिए बेहतर, तो डिग्री आपकी किस तरह से हेल्प कर रही है? डिग्री हमारी बहुत हेल्प कर रही है। डिग्री हमें बाहर जाने की अपॉर्चुनिटी दे रही है कि हम ओरिजिन कंट्रीज़ में जा सकते हैं, बहुत कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो culinary के रिलेटेड आप मुझसे पूछ रहे हैं तो वो ये है कि हम अब सिर्फ हमारी ज़ुबान को ही अच्छा नहीं लगना चाहिए, खाना हमारी आंखों को भी अच्छा लगना चाहिए कि किस तरह हम उसकी प्रेजेंटेशन करते हैं, उसकी हाइजीन का ख्याल रखते हैं, एक प्लेट को किस तरह डिज़ाइन किया जाता है, वो सब हमें आपको फिर बहुत कुछ अनम से भी आज सीखने का मौका मिलेगा। अनम ड्रिंक जी, आज हम बनाने जा रहे हैं ऑरेंज स्ट्रॉबेरी मोहितो। तो इसके लिए मैंने लिया है तकरीबन 2 कप के करीब स्ट्रॉबेरीज। उसके साथ मैं इसके अंदर ऐड ऑन करूँगी ऑरेंज जूस जो है तकरीबन 2 ग्लास के करीब। इसमें हाफ ग्लास जो है वाटर ऐड करेंगे, इसमें ब्लैक सॉल्ट जाएगा, इसमें शुगर जो है वो 2 से 3 टेबल स्पून है। अगर आप नहीं डालना चाहें तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। आइस डालें, अच्छी तरीके से ब्लेंड करें। ब्लेंड करने के बाद जब हम इसको सर्व करेंगे तो हम थोड़े से जो है मिंट के चंक्स जो है वो जबरदस्त अनम। आज अनवार और मैं लाजमी अफ्तार अपनी इस ड्रिंक के साथ ही करेंगे। ब्रेक के जाने ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक। रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना जारी है और इस महीने की खैर बरकत से हम देख रहे हैं कि जो पहला अशरा है वो जो मौसम की एक सख्ती का सामना करना पड़ता है गर्मियों में, रहमत पे तब्दील वो नहीं करना पड़ा। तो अशरा रहमत अभी रहमत का बाइस ही है। मौसम बहुत अच्छा है, बारिशें हो रही हैं और जो सर्दी थी, जाती सर्दी, वो एक बार फिर से वापस आई। बिल्कुल। और नाजरीन ये महीना भी इतना खूबसूरत है, बड़ी अजमत वाला महीना है, एक इज्जत व तकरीम वाले आयाम है जिनमें नेकियां बढ़ती हैं, बुराइयां उनसे बचना होता है, नफ्स को कंट्रोल करना होता है। ये एक ऐसा महीना है जिसमें अल्लाह ताला जन्नत के सारे दरवाजे खोल देता है, जहन्नम के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। तो खैरो बरकत इस महीने में होती है। बहरहाल गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। अल्लामा अब्दुल गफूर हक्कानी साहब हमारे साथ इस वक्त इन कॉन्वर्सेशन है, उनसे बात करते हैं। अल्लामा साहब, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो रमज़ान का मुबारक महीना है यह हमदर्दी और गमख्वारी का महीना, जैसा कि कल भी आप इरशाद फरमा रहे थे, और हमदर्दी का एक तरीका ये भी है कि हम अपने किसी प्यारे की या हमारे जो आसपास महरूम लोग हैं उनकी इफ्तार भी करें।
बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन इला यौमिद्दीन। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान से पहले एक खुतबा इरशाद फरमाया जिसको इस्तक़बाल रमज़ान का खुतबा कहा जाता है। उसमें रमज़ान की बहुत सारी फ़जीलतें बयान फरमाई। उनमें रमज़ान के बारे में ये भी फरमाया कि ये सब्र का महीना है, हमदर्दी का महीना है। हमदर्दी का मतलब ये है कि हम सिर्फ अपने आप को ना देखें बल्कि अपने दाएं बाएं जो गरीब मुसलमान हैं उनका भी ख्याल करें। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि जो इस वक्त मुल्की हालात चल रहे हैं उनमें अगर हम घर में इफ्तारी में 4 डिशें बनाते हैं तो एक कम कर दें, 3 कर लें। मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल ही लो कैटेगरी पे चले जाएं, एक डिश कम कर लें और वो डिश अपने किसी मुसलमान भाई को, यानी उसका जो भी खर्चा है वो उसको दे दें। ये हमदर्दी तब ही है कि जब हम दूसरों का ख्याल करेंगे। और देखिए सिर्फ इंसानों पर नहीं, अगर हम जानवरों के लिए भी हमदर्दी करेंगे तो अल्लाह ताला उसका भी अजर अता फरमाते हैं। बिल्कुल। और हमेशा याद रखना चाहिए कि हम लोग नेकियों में काउंटिंग में पड़े रहते हैं कि इतनी मैंने नेकियां कर ली, इतनी मिल गई, इतनी मिल गई, जबकि अल्लाह के हाँ तो कोई पता नहीं कोई एक नेकी कबूल हो जाए और अल्लाह ताला हमें माफ़ कर दे। जिस तरह बनी इसराइल का एक वाक़या है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद बयान फरमाया कि वहाँ एक औरत थी जो बहुत बदनाम ज़माना थी, सारा इलाका बुरा समझता था। वो एक दिन कहीं से गुज़र रही थी तो उसने देखा कि एक कुआं है और उसके पास एक कुत्ता बैठा है। उसके माइंड में आया कि शायद इसको प्यास लगी है, तो वो जब कुएं के पास गई तो ना वहाँ रस्सी थी ना डोल था, तो सोच में पड़ गई क्या करूँ। फिर उसने अपना दुपट्टा उतारा और उसको फाड़ के उसकी रस्सी बनाई और पाँव का जो जूता था उसको उसके साथ बांधा और कुएं में लटकाया। अब जितना पानी भी उसमें आना था वो जब पानी आया तो उसने कुत्ते के आगे रखा और उसको पानी पिला के चल पड़ी। अभी वो घर नहीं पहुंची, अल्लाह ताला ने सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए से उस ज़माने के नबी पर वही भेजी कि जो पूरे इलाके में बदनाम ज़माना औरत है, लोग इसको बुरा कहते हैं, मेरी तरफ से इसे ये मैसेज दे दो कि तुमने हमारी मखलूक कुत्ते की हमदर्दी की, उसका एहसास किया, हमने तुम्हारे सारे गुनाह माफ़ कर दिए। तो देखिए हमदर्दी करने पर अल्लाह ताला बहुत रहमत अता करते हैं, गुनाहों को माफ़ करते हैं। आपने खुतबे में ये इरशाद फरमाया कि जो किसी का रोज़ा इफ्तार करा देगा उस रोज़े का सवाब इसको भी मिलेगा, उसको तो मिलना ही मिलना है, रोज़ा इफ्तार कराने वाले को भी सवाब मिलेगा। इस पे सहाबा ने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से हर शख्स तो ये ताकत नहीं रखता कि हम किसी की इफ्तारी कराएं। जिस तरह हम लोग इफ्तारी के तकल्लुफ़ात में पड़े होते हैं, तो उनके ज़हन में ये बात आई तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पेट भर के खिलाना यहाँ मुराद नहीं, अगर एक घूंट आपने कच्ची लस्सी का किसी को पिला दिया इफ्तारी में या एक खजूर का दाना किसी को दे दिया, तब भी आपको उसके रोज़े का सवाब मिलेगा। यानी इतना अल्लाह ताला ने मेहरबानी फरमाई कि आपके जहन में ज़रा सी हमदर्दी आई कि जी मेरा हमसाया है, मैं उसके यहाँ खजूर ही भेज दूँ या आज थोड़े से पकोड़े भेज दूँ, आपने हमदर्दी की तो आपको अल्लाह ताला उनके मकबूल रोज़ों का सवाब अता फरमाएंगे। फिर यहाँ पर ये बात भी याद रखिए, मैं बात कह दूँ, उमूमन ये होता है कि आप किसी को इफ्तारी पे बुलाते हैं ना, तो बाज़ लोग बेचारे वो पुरानी सोच के लोग होते हैं, तो वो घर से एक 2 खजूरें ना टिशू में लपेट के जेब में डाल लेते हैं। अब वहाँ सारा लवाजमात हैं इफ्तारी के, लेकिन वो पहले अपनी खजूर से रोज़ा खोलेंगे। वो कहते हैं मैं अपने रोज़े का सवाब उसको क्यों दूँ, उसकी चीज़ से खोलूँगा तो शायद मेरा सवाब उसको मिल जाए। याद रखिए जब किसी की इफ्तारी कराते हैं तो उनको पूरा सवाब मिलेगा, रोज़ेदार को भी, और रोज़ा कराने वाले को अल्लाह अपनी तरफ से इजाफी सवाब देंगे। अल्लाह के ख़जाने में कोई कमी तो नहीं है। जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो अपने माँ बाप को मोहब्बत की नज़र से देखे तो एक हज का सवाब मिलता है। अब एक साहबी ने यह सवाल कर दिया कि या रसूलल्लाह, अगर हम दिन में 100 मरतबा देखें, घर में ही है, बार बार गए आए देखा मोहब्बत की नज़र से, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह की रहमत बहुत वसी है, अगर तुम 100 बार देखोगे अल्लाह 100 हज का सवाब देगा। तो यहाँ अगर हम इफ्तारी किसी और की चीज़ों से कर रहे हैं तो इससे ये नहीं कि हमारा सवाब ज़ाया हो जाएगा, हमारा सवाब हमें मिलेगा,
और इफ्तारी कराने वाले को अल्लाह ताला अपनी तरफ से भी सवाब अता फरमाए। तो जिस तरह से नरमी और आसानी की आप बात कर रहे हैं कि आसानियां भी हैं, नरमी भी मौजूद है, उसी तरह से रोज़े पर कायम रहना, साबित कदम रहना, उस हवाले से भी काफ़ी सख्ती है। तो ब्रेक के बाद हम दोबारा ज्वाइन करेंगे, अल्लामा अब्दुल शकूर हक्कानी हमारे साथ मौजूद होंगे, सवाल का जवाब भी उनसे लेंगे, क्योंकि अब हम देखते हैं कि किसी भी बगैर उज़र के भी लोग रोज़ा छोड़ देते हैं, तो उस पर भी जानेंगे कि उसमें फिर क्या मामला होता है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक। एक बार फिर से बात करेंगे, अल्लामा अब्दुल शकूर हक्कानी हमारे साथ इन स्टूडियोज़ ही मौजूद हैं। अल्लामा साहब, जिस तरह से हम ब्रेक में भी डिस्कस कर रहे थे, एक अहम सवाल जो मेरे जहन में था कि लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं कि अजान शुरू होगी या अजान फजर की ख़त्म होगी, तब सहरी का वक्त ख़त्म होता है। तब तक मैंने देखा लोगों की प्रैक्टिस, पानी पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं कि नहीं अभी अजान हो रही है और अभी ये हमारे वाली अजान हो रही है, तो वो थोड़ा सा क्लियर कर दें। देखिए, असल चीज़ तो है वक्त, और आजकल बड़ा आसान है, कैलेंडर्स पे वक्त लिखा होता है, घड़ी हर एक के पास है, ना हो तो मोबाइल हर एक के पास होता है, और ऐसे ही होता है कि मोबाइल भी देख रहे होते हैं, खा भी रहे होते हैं, तो हाथ में होता है। तो जो वक्त कैलेंडर पे लिखा है उस वक्त से भी एहतियातन 2 मिनट पहले आप खाना पीना बंद कर दें। हाँ, एमरजेंसी बाज़ दफ़ा हो जाती है कि आंखें अब खुली है और देखा कि 2 मिनट रहते हैं, तो वो जो एहतियात के 2 मिनट है आप उसमें जल्दी जल्दी कोई पानी पी लें, कोई खजूर खा लें, ठीक है। लेकिन उस वक्त के बाद अब आप नहीं खा पी सकते। अजान हो सकता है 2 मिनट लेट हो सकता है 3 मिनट लेट हो। अजान फजर जो होती है वो सहरी का वक्त ख़त्म होने के बाद शुरू होती है। ये नहीं है कि सहरी के दौरान ही आप अजान दे रहे हैं, ठीक है। तो अजान शुरू होते ही आपको ये पैगाम मिल जाता है कि सहरी का वक्त ख़त्म हो चुका। अब जब सहरी का वक्त ख़त्म हो चुका, फजर का शुरू हो चुका, अब आप फजर के वक्त में कैसे खाएंगे? ये हमारी बहुत बड़ी सुस्ती है, नालायकी है। और अगर आप मसला पूछेंगे किसी मुफ्ती साहब से जाके कि अजान हो रही थी और मैंने ये खा लिया, तो आपको फतवा देंगे आपको रोज़ा नहीं हुआ, ईद के बाद इसकी कज़ा करें आप। इसलिए दुनिया के हर काम में हम एहतियात करते हैं, तो इसमें एहतियात क्यों नहीं करते? ठीक है, हम अपना मिजाज ऐसा बनाएं कि कम अज कम 5 मिनट पहले खाना पीना बिल्कुल छोड़ दें। जो पानी के घूंट भी पीने 5 मिनट पहले पी लें, ताकि शक में ना पड़े। बिल्कुल। तो ये जो तस्वर है ना कि अजान होती रहे तो खाते रहो, ये बिल्कुल गलत है। ठीक। उसकी एक वजह यह भी है कि बाज़ लोगों ने एक हदीस पाक को कोट किया, और वो भी आधी हदीस पाक, कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अजान दे रहे थे, तो सहाबा ने एक दफ़ा हाथ रोका, तो नबी फरमाया खाते रहो। वो उसको कोट करते हैं, लेकिन अगली बात नहीं बताते कि नबी अलैहिस्सलाम के दौर में 2 मशहूर मुअज्जिन थे, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह अन्हु। तो हज़रत बिलाल जो अजान देते थे वो तहज्जुद की अजान होती थी, उस वक्त तो घड़ियाँ नहीं थी, अजान ही को देखते थे। तो जब वो अजान हुई तो बादशाह साहब ने समझा कि शायद वक्त ख़त्म हो गया, तो उस पर अल्लाह के नबी ने फरमाया ये तहज्जुद की अजान है, खाते रहो अभी। फिर जब अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम ने अजान दी तो फरमाया इसकी अजान पे बंद कर दिया करो, उसके बाद ना खाओ। तो पूरी हदीस जब कोट करेंगे तो फिर बात सही समझ आएगी। अनवर, ये आपने जो सवाल किया, मेरे ख्याल से ये कमो पेशतर हम सारी इस तरह के वाक़यात के विटनेस भी होते हैं, हम देख भी रहे होते हैं, बड़ी छोटी छोटी बातें होती हैं जो हम महसूस कर रहे होते हैं और जिनके जवाब हमें अल्लामा साहब मालूम नहीं होते हैं। तो मेरे ख्याल से इस हवाले से बात करना, इन रमज़ान क्लैरिटी लोगों में आना, ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, क्या कॉन्सेप्ट है जब हम सदका खैरात करते हैं या ज़कात करते हैं, किस सूरत में की जा सकती है? एक मरतबा अच्छा, ज़्यादा जो रुझान है क्योंकि लोग राशन के डब्बे बनवाते हैं और वो फुकरा में तकसीम करते हैं, तो एक मरतबा मैंने भी राशन का डब्बा बनवाया और जब मैंने वो किसी को साइल को दिया तो उसके पास ऑलरेडी इतने मौजूद थे कि उसने कहा कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, आप मुझे अगर कुछ और मेरी मदद कर सकें। तो बेहतरीन सदका ज़कात किस तरीके से हम कर सकते हैं? राशन ही डलवाना ज़रूरी है या माल नकद भी किया जा सकता है? देखिए, जो बेहतरीन सदका है वो तो करेंसी है, इसलिए कि मुझे नहीं पता कि उस फकीर को ज़रूरत किस चीज़ की है, ठीक है। अब मैं उसको मिसाल के तौर पे बिरयानी की प्लेट बड़ी गरम गरम दे रहा हूँ और वो बेचारा परेशान बैठा है कि कल लास्ट डेट है, अगर मैं बिजली का बिल जमा नहीं कराता तो मेरा मीटर कट जाएगा, तो मेरी बिरयानी से तो वो खुश नहीं होगा। जब मैं करेंसी दूंगा तो उसकी जो भी जरूरत होगी वो तो उसको पता है कि इस टाइम मेरी जरूरत कौन सी है, ठीक है, वो अपनी जरूरत को पूरा कर ले। अब जिस तरह हमने देख बांट दी, लोगों को बुला लिया, आओ भाई खा लो, और उसके बेचारे के पास सर्दी की वजह से कपड़े। शॉर्टली कमेंट लूंगी क्योंकि टाइम कम है, बहुत जरूरी है एक सवाल का जवाब जाना। मैं चाहूंगी आप जवाब भी मुख्तसर रखिएगा। हम हर मामले में जो काले सदके का भी बकरा करते हैं, अहादीस की रोशनी में हमें क्या तफसीलात इसकी मिलती हैं और क्या वो भी नकद किया जा सकता है?
जी ये जो कंसेप्ट है ना, ये शरीयत में नहीं है कि जान दो, जानवर दो, जान के बदले जान दो, ये बिल्कुल तसव्वुर शरीयत में नहीं है, ये लोगों ने खुद बना रखा है। असल चीज़ जो है वो सदका है अल्लाह की रज़ा के लिए, जो भी आप आसानी से दे सकें, और उसमें सबसे बेहतर यही है कि करेंसी दी जाए ताकि जिसको हम दे रहे हैं वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। अल्लामा अब्दुल शकूर हकानी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे, और जो बातें उन्होंने बताई हैं यकीनी तौर पे हम सबके ही काम आएंगी। किचन का रुख करते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर जो तैयारी है वो शायद मुकम्मल हो गई भी अब तो। हमारा स्मोकी चिकन तंदूरी कीमा जो है वो रेडी हो गया, साथ में जो ऑरेंज स्ट्रॉबेरी जूस मोहितो हमने बनाया था वो भी रेडी हो गया, और बल्कि इन्होंने बड़ी मेरे साथ प्रेजेंटेशन में काफ़ी हद तक हेल्प की है, और मुझे लिटरली आज बड़ा मज़ा आया है इनके साथ काम करके, और ओवरऑल जो है बड़ा ही अच्छा रहा है आज का किचन सेगमेंट। ठीक हो, यानी कि प्रेजेंटेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिस तरह से निम्रा बता रही थी कि सिर्फ खाने का जायका ही ज़रूरी नहीं है, उसकी जो प्रेजेंटेशन है देखने वाले को पहले वो पसंद आए और फिर वो जब जायका उसका चखे, तो वो निम्रा इस पर अब आप क्या कमेंट करेंगे? जैसे कि आप कह रहे हैं, मैंने पहले भी बताया कि हमारी ज़ुबान को ही अच्छा नहीं लगना चाहिए, हमारी आंखों को भी अच्छा लगना चाहिए कि वो किस तरह प्रेजेंट हुआ है, और उसकी हाइजीन कितनी है कि जस्ट मैस ना हो, बिल्कुल अच्छी तरह प्रेजेंट और हाइजीनिक हो फूड हमारा। थैंक यू सो मच। निम्रा भी थी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन, और अनम भी रेसिपी शेयर पहले ही कर चुकी हैं। तो अनवार, हम भी अब कुछ देर के बाद अफ्तार की जाने बढ़ेंगे। तैयारियां तो शुरू हो गई होंगी घरों में भी, जिस तरह हम भी दिखा रहे हैं कि इस वक्त अनम ने भी तैयारियां तमाम मुकम्मल कर ली हैं अफ्तारी की, और जो हमारी सारी टीम है वो वेट कर रही होती है अफ्तारी। हमारी टीम तो बड़ी वैसे खुश होती है बिल्कुल। अफ्तारी जब अफ्तार ट्रांसमिशन शुरू होती है तो घरों में भी मेरे ख्याल है इस वक्त तैयारियां अपने अरूज पर होती हैं। फ्राइंग का बहुत सारा सामान चल रहा होता है, दो कि मैं हमेशा बात करती हूँ कि फ्राइंग से तले हुए जो खाने हैं उनसे थोड़ा सा गुरेज करना चाहिए, अपनी सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए। लोगों का वजन जो है ना वो ईद पर अनवार बढ़ चुका होता है। बाहर हम अपनी ट्रांसमिशन के एंड पर इख्तिताम पर पहुंच रहे हैं, प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो रहा है, तो कल आपसे नाज़रीन इंशाल्लाह मुलाकात भी होगी। अल्लाह हाफ़िज़।